रह चुके हैं और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग के एचओडी हैं। तो स्वागत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें, आज हम बात करेंगे आपके मानसिक रोगों से जुड़ी तमाम लोगों के बारे में, जो कि आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव से ग्रस्त हैं, जो अपनी बीमारियां हैं उनको बताते नहीं है किसी को, और एक मानसिक धारणा बन चुकी है कि शायद साइकेट्रिस्ट के पास जाने से लोग उनको पागल समझते हैं या कुछ भी। तमाम ऐसी ही जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हमारे डॉक्टर के साथ। तो चर्चा शुरू करते हैं और जानेंगे कि डॉक्टर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉमन इलनेस क्या है, जो नॉर्मली हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लोगों में क्या बीमारियां हैं जो देखी जाती हैं मानसिक रोगों के बारे में? यदि आंकड़ों की बात करें तो औसतन हिंदुस्तान में 10% लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जिसमें से कि 3 से 4% जो लोग हैं वो सीरियस मेंटल इलनेसेस से ग्रसित हैं। तो अगर 125 करोड़ की जनता के बारे में अगर अंदाज़ा माने तो 10% एक बहुत बड़ा नंबर है हिंदुस्तान में। अवेयरनेस होने की वजह से अब लोग आगे आने लगे हैं मानसिक रोगों को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो मानसिक रोगों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति इन बीमारियों को छुपाते हैं और इलाज में देरी होती है। और अपने मानसिक रोग, अक्सर धारणा ये रहती है कि मानसिक रोगों को तभी दिखाना चाहिए, विशेषज्ञ को तभी दिखाना चाहिए जब तक व्यक्ति पागल ना हो जाए। तो ये पागलपन का जो शब्द है ये मानसिक रोगों से जुड़ा हुआ है, ये बहुत गलत धारणा है। सरकार ने भी इसके लिए कदम उठाया, तो जो नई डेफिनेशन है मानसिक रोग की, और अब ये क्राइम हो गया है कि आप एक पागल शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर, क्या लक्षण रहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के दौर से गुजर रहा है, तो कैसे हम जाने कि उसको मानसिक बीमारी की शुरुआत हो रही है? क्या लक्षण रहते हैं उसके? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। चूँकि जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए कई चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं या पहचान नहीं पाते हैं। तो 4-5 चीज़ें अगर हम जहन में रखें तो हम मानसिक रोगों को बहुत अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर मानसिक रोगों की शुरुआत नींद में परेशानी की वजह से होती है। व्यक्ति को ज़्यादातर कम नींद आने लगती है या अत्यधिक नींद आने लगती है, दोनों ही चीज़ों, लेकिन कॉमनली कम नींद आने लगती है। उसका जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है, नाइट टाइम हो या दिन का जो हो, वो औसतन जो उसका 6 से 7 आवर्स होता है वो घटकर 3 से 4 घंटे के करीब रह जाता है। तो ये प्रमुख कारण है। दूसरा जो है, व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन आने लगते हैं। व्यक्ति ज़्यादातर मानसिक रोगों से जो ग्रसित रहते हैं वो ज़्यादातर गुमसुम रहते हैं, एकांकी जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं और समाज से कटकर एक अलग अपनी दुनिया, काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं और उसमें रहना पसंद करते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि ये ड्यूरेशन जो कम हो जाती है, नींद की जो अवधि है वो 3 से 4 घंटे हो जाती है, उसमें परिवार की कितनी एक तरीके से कहें तो कितना प्रमुखता मौजूद रहती है कि वो परिवार कैसे सपोर्ट करे उन्हें ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ पाए? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है, अनिद्रा के बहुत सारे कारण हैं। कॉमन लाइफ में भी कई बार नींद के डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, लेकिन यदि नींद के डिस्टर्बेंसेस महीने में अगर हम ये मरीज़ों को ये समझाने की कोशिश करते हैं, यदि हफ्ते में आपको 2 से 3 बार नींद की प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर आपको अपने मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए और उस अनिद्रा के पीछे कारण को जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि व्यक्ति यदि नींद की कंप्लेंट कर रहा है या परिवार वाले जन, अक्सर वाइफ या माता पिता महसूस कर रहे हैं कि व्यक्ति को नींद आने में बहुत समय लगती है और जो उसके यूजुअल स्लीपिंग आवर्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं, ड्यूरेशन चेंज हो गई है, तो उससे इस विषय में बात करें। कई बार स्ट्रेस की वजह से या लाइफ में कोई टर्मोइल चल रहा हो या और कोई परिस्थिति खराब चल रही हो, उस वजह से भी अनिद्रा होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये टेम्परेरी फेज होता है। यदि आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन नींद के डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं या पिछले 1 महीने से लगातार ऐसा चल रहा है, तो फिर आपको मनोचिकित्सक की सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि जो टाइम ड्यूरेशन है नींद का, जो मरीज का कम हो जाता है, तो जब भी आपको ऐसा कोई लक्षण दिखे तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि जब भी आपको कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे आपके परिवार के किसी सदस्य में या फिर बाहर के आपके किसी फ्रेंड में, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि डॉक्टर आपने बताया हमें कि टाइम ड्यूरेशन जो कम हो जाता है, बहुत से लोग होते हैं कि नींद की गोलियां लेने लगते हैं, तो उसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, सरकार ने भी इसकी तरफ कदम उठाए हैं। जितनी भी नींद की जो दवाइयां हैं वो शेड्यूल एच में शामिल हो गई हैं और वो ओवर द काउंटर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं।
उन कारणों में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं लोगों को यही जानकारी देना चाहूँगा कि नींद की जो गोलियां हैं उनके 3 दुष्प्रभाव होते हैं। एक तो ये गोलियां आपके लिवर को प्रभावित करती हैं, दूसरी ये जो नींद की जो दवाइयां हैं इनकी जो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि आदमी को इसकी आदत पड़ने लगती है जी। तो अगर यदि आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको लो डोज पे आपको नींद नहीं आएगी, आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, डोज बढ़ानी पड़ेगी, या आपको जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी। तीसरी है कि यदि आप लंबे समय तक नींद की दवाइयाँ लेते हैं और उसको अचानक से बंद कर देंगे तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो बहुत एक प्रकार के मानसिक रोग के लक्षण जैसे नज़र आते हैं। तो यदि आपको नींद की गोलियाँ लेने की आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, और ज़्यादातर नींद की गोलियां जो हैं 4 हफ्ते से ज़्यादा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आज की डेट में भी हम भी जो प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत बेहतर दवाइयां हैं जिनकी की आदत नहीं पड़ती हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरी परामर्श से ही लेनी चाहिए, और 4 हफ्ते से ज़्यादा हम नींद की गोलियां देना किसी को भी एडवाइस नहीं करते हैं। जी, तो दर्शकों एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज में एचओडी हैं मानसिक रोग विभाग के, जो कि आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं आपके मानसिक रोगों के बारे में, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग के दौर से गुजरने वाला है, तो उसके बारे में आपको पहले से सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इलाज चाहे हम बाद में करा लें, लेकिन पहले जब आप सचेत रहते हैं तो उस बीमारी को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ऐसे ही तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से पूछेंगे। डॉक्टर, ये तो बात की हमने अनिद्रा की, आजकल डिप्रेशन की समस्या बहुत देखने को मिल रही है, तो उस बारे में लोगों को क्या कारण मान सकते हैं हम कि हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी एक तो सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं, उसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं जिससे लोग बच सकते हैं डिप्रेशन से? देखिए, स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन या जीवन में कोई भी अप्रिय घटना होना ये एक कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये डिप्रेशन के होने की संभावना को ज़रूर बढ़ा देता है। जी।